दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरियोग्राफी एंड डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में ये कभी सवाल पैदा हुआ है कि हिस्ट्री की रिसर्च, राइटिंग या फिर पढ़ाई ये क्यों होता है? तो चलिए समझते हैं। ये इसलिए होता है कि पास्ट में जो घटनाएं घटी है या फिर जो कुछ भी हुआ है उनका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, इसका एनालिसिस करने के लिए और उसे समझने के लिए हिस्ट्री का रिसर्च और राइटिंग होता है। तो साइंस से रिलेटेड जो कुछ भी टॉपिक्स है या फिर लॉज है उन्हें समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लैब में जाएंगे, वहाँ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे और फिर समझेंगे उसकी रियलिटी के बारे में कि सचमुच ये सच है या नहीं। मतलब सीधी भाषा में, अगर ग्रेविटेशनल लॉ को हमें समझना है तो हम क्या करेंगे? लैब में जाएंगे, या फिर लैब में जाने की भी ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ एक एप्पल उठा लेंगे, उसे नीचे छोड़ देंगे, अगर वो नीचे गिरा तो समझना ग्रेविटेशनल लॉ सच है, नहीं गिरा तो ग्रेविटेशनल लॉ नहीं है। तो इस तरह हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं किसी भी लॉज के बारे में उनका सच जानने के लिए। तो क्या हम इस तरह की चीज़ें हिस्टोरिकल रिसर्च में कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं वो ऑलरेडी हो चुकी है। उसे देखने के लिए ना तो हम वहाँ थे और ना ही हम उसका रिपीटिशन कर सकते। ये बात भी ऑब्वियस है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो उस वक्त का लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, लोगों के बोलने का या फिर लिखने का तरीका आज के कंपैरिजन में अलग हो सकता है, क्योंकि हमारी लाइफ में हर मोमेंट पर अपडेशंस आती है। इसका रियल एग्जांपल सुनना है तो सुन लो। पहले क्या होता था, हम क्रिकेट खेलते थे, वो रियल क्रिकेट होता था जो कि ग्राउंड पर खेला जाता था। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मतलब सारे बच्चों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, मगर ज़्यादातर बच्चे जो है वो मोबाइल पर क्रिकेट खेलते हैं। तो सिर्फ इतने कम सालों में हमारी रहन सहन में फ़र्क आ गया। हम तो पास्ट की बात कर रहे तो ऑब्वियस है कि फ़र्क तो होगा ही। हिस्ट्री राइटिंग करते वक्त या फिर हिस्ट्री समझते वक्त हमें एक एक्सपर्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय के जो लोग थे उन्होंने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखा होगा या फिर खत लिखा होगा, यानी कि लेटर, तो वो लिखते समय उनकी भाषा या फिर उनका लेटरिंग स्टाइल वो अलग होगा। वो हम तो समझ नहीं सकते ना, इसलिए इस एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। ये एक्सपर्ट्स ही हमें बताएंगे जो डॉक्यूमेंट में लिखा है उसका लेटरिंग स्टाइल, या फिर जिस लेखक ने उसे लिखा है उसका राइटिंग स्टाइल, और ये लिखने के लिए जो कागज़ यूज़ किया गया है उसका मैन्युफैक्चरिंग पीरियड क्या हो सकता है। ये सारी डिटेल्स हमें एक्सपर्ट ही बताएगा ना, और इन्हीं सारे मुद्दों के आधार पर हम उस डॉक्यूमेंट की रियलिटी डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि कल कोई भी आएगा, कुछ भी दिखाएगा और कहेगा कि ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, तो इसीलिए उस डॉक्यूमेंट की रियलिटी समझना ज़रूरी है, और उसी के लिए एक्सपर्ट्स का होना भी ज़रूरी है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में काम करने के लिए या फिर उसमें हेल्प करने के लिए कुछ ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस भी, जैसे कि आर्कियोलॉजी। ये थोड़ा एडिशनल है मगर आपको समझना भी ज़रूरी है। तो ये आर्कियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, चलिए समझते हैं। खुदाई करके पुरानी चीज़ों को खोजने का काम या फिर उनके इतिहास के बारे में जानने का काम यहाँ किया जाता है। मतलब खुदाई की वजह से निकलने वाले पुराने घर, बर्तन, मूर्तियाँ, इनके बारे में समझना। आर्काइवल साइंस, यहाँ पर पुराने और महत्वपूर्ण दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, इसमें पुराने समय जो हाथ से लिखे गए डॉक्यूमेंट्स थे उनका राइटिंग स्टाइल, लेटरिंग स्टाइल या फिर स्क्रिप्टिंग स्टाइल समझना, इस तरह के काम यहाँ पर होते हैं। एपिग्राफी क्या होता है? इसमें पत्थरों पर, तांबे की पट्टी पर या फिर अन्य धातु की पट्टियों पर जो पुराने लेख होते हैं उन्हें समझने का काम किया जाता है और उनकी पढ़ाई वहाँ पर होती है। लेटरिंग स्टाइल्स में स्क्रिप्ट समझे जाते हैं, मतलब अक्षरों को समझा जाता है। लिंग्विस्टिक्स, इसमें पुराने भाषा की रचना और पुराने शब्दों का क्या अर्थ है ये समझा जाता है। इसी के साथ साथ ये भी समझा जाता है कि समय के साथ साथ शब्दों के उच्चारण में क्या बदलाव हुए हैं।
इस तरह के काम यहाँ पर होते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स में पुराने सिक्के या फिर कॉइन्स के बारे में पढ़ा जाता है। जीनोलॉजी, इसमें किसी परिवार या फिर राजवंश के पूर्वजों को और उनकी वंश परंपरा को समझा जाता है। ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी, तो ये क्या है, सीधी भाषा में समझते हैं। हमें आज के समय जो प्रूफ्स मिलते हैं उन प्रूफ्स का पास्ट के समय में पास्ट की घटनाओं से या फिर हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है या फिर उनका क्या संबंध है, ये समझने का काम और उसे एक स्ट्रक्चर वे में लिखने का काम, इसे कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। और जो कोई भी बंदा या फिर बंदी इसे लिखता है उसे कहा जाता है हिस्टोरियन। अब कोई भी हिस्टोरियन जो है वो इतिहास की हर एक घटना, हर एक पल तो नहीं लिख सकता। वो लिखने के लिए उन्हीं घटनाओं को चुनेगा जिन घटनाओं के बारे में उसे रीडर्स को बताना है, मतलब जिन घटनाओं में उसे लगता है कि मसाला है। बहुत पुराने समय में यानी कि एंशियंट सोसाइटीज़ में इस तरह की हिस्ट्री राइटिंग नहीं होती थी। उस समय कुछ अलग होता था, मतलब पास्ट की इंफॉर्मेशन तो दी जाती थी मगर अन्य माध्यम से, मतलब गाने के माध्यम से या फिर केव्स में पेंटिंग बना के या फिर स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। और बाद में राइटिंग फॉर्मेट में हिस्ट्री टेलिंग शुरू हो गई। इसकी शुरुआत जो है वो मेसोपोटामिया में स्थित उस समय के राजा ने 4500 पुराना युद्ध उसकी नोट एक इंस्क्रिप्शन में की है। इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर, धातु, केव्स, स्तंभ, इन पर लिखना, कोरना या फिर पेंटिंग करना। अब शुरुआत होती है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की। इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलिए समझते हैं। 1, ये मेथड साइंटिफिक है और इसकी शुरुआत सही प्रश्नों से की जाती है। दूसरा, ये सवाल मानव केंद्रित होते हैं, अर्थात वे विभिन्न मानव समाज के सदस्यों द्वारा विशिष्ट अवधि में किए गए कार्यों से संबंधित होते हैं। इतिहास में इन कार्यों का दिव्य घटनाओं, देवी देवताओं की कथा से जोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता। तीसरा, इन प्रश्नों के उत्तरों को सबूतों का आधार होता है। चौथा, लोगों ने पास्ट में किए कार्यों के आधार पर उनके जीवन की जर्नी डिसाइड होती है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। यूरोप और अमेरिका में हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी पर बहुत एनालिसिस और चर्चा हुई। इससे पहले क्या होता था, जो हिस्ट्री राइटर्स थे वो सिर्फ उस समय के राजाओं की प्रशंसा पर ही ध्यान देते थे, मगर इसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्टिविटी को महत्व मिला। ऑब्जेक्टिविटी मतलब रियलिटी विथ ऑल एस्पेक्ट, मतलब सीधी भाषा में किसी राजा की अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी लिखनी है, मगर ये बातें सिर्फ और सिर्फ सच ही होनी चाहिए। 18th सेंचुरी से पहले क्या होता था, हिस्ट्री राइटर्स का जो फोकस था वो सिर्फ ईश्वर और धार्मिक चर्चा से संबंधित होता था। मगर कुछ समय बाद दिन बदल गए। 1737 में जर्मनी में गॉटिगेन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। यहाँ हिस्ट्री रिसर्च ये एक सेपरेट सब्जेक्ट बन गया। नोटेबल स्कॉलर्स, रेने देकार्त, बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड, वो हमेशा कहते थे हिस्ट्री में अवेलेबल जो कुछ भी चीज़ें, स्पेशली कागजात, उनकी ऑथेंटिसिटी और रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। उनका एक रूल भी था, जब तक कोई भी बात सत्य है, ये बिना संदेह यानी बिना डाउट के प्रूव नहीं होता, तब तक उसे सत्य मानकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। वॉल्टेयर, इन्हें मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडर भी कहा जाता है। इन्होंने कहा हिस्ट्री राइटिंग करते समय केवल टाइमलाइन, रियलिटी, ऑथेंटिसिटी, इन्हीं बातों पर फोकस करने के बजाय उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक मतलब ट्रेडिशनल, व्यापार यानी ट्रेड, इकोनॉमिकल और खेती विषयक मुद्दों पर भी ध्यान देना जरूरी है। और इसी विचार से हिस्ट्री में पास्ट ह्यूमन लाइफ की भी एंट्री हुई। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल,
इन्होंने कहा हिस्टोरिकल रियलिटी जो है वो लॉजिकल मैनर से होनी चाहिए। मतलब हिस्ट्री लिखते समय इमोशंस किसी के प्रति सिर्फ प्रशंसा या फिर किसी के प्रति सिर्फ शत्रुता दिखनी नहीं चाहिए। उनकी बुक रीजन इन हिस्ट्री और उनके जो लेक्चर्स और आर्टिकल्स का कलेक्शन है वो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस इस बुक में है। लियोपोल्ड वॉन रांके, इन्होंने कहा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके माध्यम से मिली हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ही इम्पोर्टेंट है, और उसी तरह पास्ट में हुई घटनाओं से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है यानी कि दस्तावेज, उन्हें ढूंढना, उनका रिसर्च करना, ये भी हिस्ट्री राइटिंग में इम्पोर्टेंट है। और इसी के माध्यम से हम हिस्टोरिकल रियलिटी तक पहुंच सकते हैं। हिस्टोरियोग्राफी में इमेजिनेटिव नरेशन को इनका कायम विरोध रहा। बुक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। कार्ल मार्क्स ने कहा हिस्ट्री जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की नहीं बल्कि लिविंग पीपल्स की होती है, यानी इसमें कोई इमेजिनरी थॉट्स या फिर इमेजिनरी आइडियाज़ नहीं होती। पुराने लोगों के बारे में या फिर पुराने समय के बारे में जो कुछ भी सच है वो इसमें लिखा जाता है। कार्ल मार्क्स के मुद्दे को अगर सिंपल भाषा में समझना है तो चलिए। वो कहते हैं समाज की जो रचना है वो आर्थिक आधार पर तय होती है। उत्पादन साधनों की उपलब्धता वर्ग संघर्ष निर्माण करती है। मतलब जिनके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लगने वाले उत्पादन साधन यानी कि इनडायरेक्टली बात की जाए तो पैसे है, वो अमीर वर्ग में है, और जिनके पास ये चीज़ें नहीं है वो गरीब वर्ग में है, और इनमें वर्ग संघर्ष निर्माण होता है। फिर ये उत्पादन साधनों की अच्छी उपलब्धता होने वाले लोग जिनके पास उत्पादन साधनों की अच्छी उपलब्धता नहीं है उनको शोषित करते हैं। उनकी बुक है दास कैपिटल। एनल स्कूल ये एक हिस्ट्री राइटिंग टेक्निक है जिसका फाउंडेशन फ्रांस में हुआ था। इसके मुताबिक हिस्ट्री का रिसर्च सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, वॉर्स, किंग्स, देयर किंगडम, ग्रेट लीडर्स, सिर्फ इन्हीं को फोकस में रखने के अलावा उस समय का क्लाइमेट, खेती, कम्युनिकेशन, लोगों की रहन सहन, इन चीज़ों को भी फोकस में रखकर किया जा सकता है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इसका मतलब महिलाओं को या फिर औरतों को फोकस में रखकर किया गया हिस्ट्री राइटिंग। सिमोन द बोवा ये एक फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में इम्पोर्टेंट नाम है। इस हिस्ट्री राइटिंग में न केवल महिलाओं का समावेश हुआ बल्कि पहले जो मेल फोकस्ड हिस्ट्री राइटिंग थी उस पर भी फिर से सोच हुई, उस पर भी फिर से विचार हुआ, और इसी के बाद महिलाओं की जिंदगी में बदल हुआ। उनसे रिलेटेड नौकरियां आने लगी, ट्रेड यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, इस पर भी रिसर्च हुआ। माइकल फुको ये कहते हैं हिस्ट्री राइटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि घटी हुई घटनाओं को एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में लिखना है या फिर सिर्फ पुरानी बातों का या घटनाओं का आखिरी सच खोजना है, बल्कि ये समझना है कि समय के साथ साथ कैसे चीज़ें भी बदली। राजा, महान व्यक्तियों के बारे में समझने के साथ साथ समाज में किस तरह बदलाव आ गए ये जानना भी ज़रूरी है। उन्होंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मतलब मानसिक बीमारी, मेडिसिन्स, जेलों की व्यवस्था, इन चीज़ों को भी इतिहास के साथ जोड़ दिया। इस तरह मॉडर्न हिस्ट्री एक्सपांड हो गई और इसी के वजह हर अलग अलग विषयों को लेकर हिस्ट्री राइटिंग होने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में ये लेसन आ चुका है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।